हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और इस जो जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न जो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर बार एग्जाम में आता है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करने के लिए देता है 6 नंबर के लिए प्रश्न। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे। तो चलिए देखिए किस प्रकार इस प्रश्न को लगाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए कि रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए, तो कैसे हल करते हैं। देखिए हल करने का तरीका यह है इसका कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिया है कि 7x माइनस के 2y बटे में xy बराबर 5। तो मैं इसको अलग अलग बटे में लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं कि ये तो 7x और बटे में xy लिख दूंगा इसको, और माइनस के 2y और बटे में xy लिख दूंगा अलग अलग, ठीक है। और बराबर यहां पे बच गया 5। इसके बाद इसको भी मैं अलग अलग लिख दूंगा, तो हो जाएगा आपका 8x में एक बार भाग दे दूंगा मैं xy का, बीच में लगाएंगे प्लस, एक बार 7y में भाग दे दिया जाएगा xy का, बराबर के 15, ठीक है। इस तरह हम लोग अलग अलग इसको लिख देंगे। इसके बाद करना क्या है, आप नोटिस करें तो देखिए इस x से यह x कैंसिल हो गया और इस y से यह y कैंसिल हो गया। इसी तरह इधर भी इस x से x कैंसिल और इस y से यह y कैंसिल हो गया। तो बचा इधर ऊपर आपका बचा 7 बटे नीचे बच गया यहाँ पे y, माइनस यहाँ पे ऊपर 2 बच गया, नीचे बच गया यहाँ पे x, और बराबर के यहाँ बच गया 5। इधर की बात करें तो इधर ऊपर 8 बच गया, नीचे आपका y बच गया, और प्लस ऊपर यहाँ पे 7 बच गया, नीचे आपका यहाँ पे x बच गया, और बराबर के यहाँ पे बच गया आप लोगों का 15, ठीक है। इसके बाद करना हमें यह है कि आप 7 बटे वाई है, देखिए 7 बटे वाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 7 गुणे ये तो 1 बटे के वाई है, बिल्कुल लिख सकता हूं। माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 बटे एक्स को, कि 2 गुणे ये तो 1 बटे के एक्स है, बिल्कुल लिख दिया जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 5। इसी तरह इसको आप लिख दीजिएगा कि 8 गुणे 1 बटे के वाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और प्लस इसको मैं लिख दूंगा 7 गुणे 1 बटे के वाई, ठीक है, बराबर के हो जाएगा आप लोगों का 15। एक चीज नोटिस करें आप, देखिए यहाँ पे दिया है 1 बटे वाई यहाँ पे भी है और 1 बटे वाई यहाँ पे भी, 1 बटे एक्स यहाँ पे भी है, 1 बटे एक्स यहाँ पे भी, यहाँ वाई हमने लिख दिया, एक्स होगा एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 बटे एक्स होगा ना, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना 1 बटे वाई, 1 बटे वाई बराबर पी मान लिया जाए, तथा 1 बटे एक्स को हम यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण इसको पहला मान लीजिए, इसको समीकरण आप दूसरा मान लीजिए। जहां पे भी 1 बटे वाई दिखेगा वहां पे पी रखिएगा, जहां पे भी 1 बटे एक्स दिखेगा वहां पे क्यू रखिएगा, ठीक है। चलिए अब करना क्या है कि इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए और इसका वैल्यू इसमें। तो देखिए हो जाएगा आप लोगों का 7 गुणे 1 बटे वाई, 1 बटे वाई का वैल्यू क्या है पी, तो यहाँ पी रखेंगे, और माइनस 2 गुणे 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स का वैल्यू क्यू है तो यहाँ पे क्यू रखेंगे, बराबर के यहाँ जाएगा आपका 5। इसी तरह इसमें रखेंगे तो 8 गुणे 1 बटे वाई, 1 बटे वाई का वैल्यू कितना है पी, तो पी रखेंगे, प्लस 7 गुणे 1 बटे के एक्स, 1 बटे एक्स का वैल्यू क्यू है तो यहाँ पे क्यू रखेंगे, और बराबर के हो जाएगा आपका 15। इसके बाद अगर इसको पूरा करें तो हो जाएगा 7p माइनस 2q बराबर के 5। ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 8p और प्लस 7q बराबर के 15। तो एक को आप समीकरण तीसरा मान लो और एक को आप समीकरण चौथा मान लो, ठीक है। अब समीकरण तीसरा और चौथा को हल करेंगे तो यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसे हल करना है हमें, तो सिंपल कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर समीकरण तीसरा में मैं 8 को गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 8 7 56, और इसमें 7 को गुणा कर दूंगा तो ये भी हो जाएगा 8 7 56, तो ये भी 56 भी, ये भी 56 भी, तो काम बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो अन्यथा आप इसमें 2 का 7 को गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 7 दूनी के 14 क्यू, और इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो ये भी हो जाएगा 14 क्यू। तो चलो 2 का गुणा कर देते हैं, सिंपल होगा। लिखेंगे कि समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर
तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 3 में 7 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49p माइनस 7 दूनी के 14q बराबर 7 5 35। ये आपका नया समीकरण 5वां बन जाएगा। इसी तरह समीकरण 4 में 2 को गुणा करेंगे तो 8 दूनी के 16p माइनस प्लस है ना, प्लस लगाएंगे, और 7 दूनी के 14q बराबर 15 दूनी के 30। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 6वां। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस एक माइनस में है तो जोड़ने पे काम बन जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, लिखेंगे जोड़ने पे, मतलब समीकरण 5वां और समीकरण 6वां को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 5वां और समीकरण 6वां को जोड़ेंगे तो ये आपका माइनस 14q से प्लस 14q तो कैंसिल हो जाएगा। इधर बच जाएगा आपका 9 6 15 4 1 5 1 6 65p बच जाएगा। 65p बराबर ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा आप लोगों का 65, क्योंकि 35 और 30 65 होता है। यहाँ से p का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल देंगे। p बराबर हो जाएगा आप लोगों का 65 बटे के 65, कट जाएगा तो p बराबर यहाँ पे आप लोगों का 1 आ गया, ठीक है। अब p बराबर 1 आ गया तो p का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, 4 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो समीकरण हम लोग 3 में रख देते हैं, छोटा सा है, आ जाएगा आराम से। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए तो लिखेंगे p का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, p का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं तीसरा समीकरण में। तीसरा समीकरण क्या नोट करना पड़ेगा, तीसरा हमारे पास था 7p माइनस के 2q बराबर के 5, यही समीकरण तीसरा है। इसी में p का वैल्यू हम लोगों को रख देना है। तो लिखेंगे 7 गुणे p का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस के 2q बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का 5। इसे हल करेंगे तो 7 में को गुणा करेंगे तो 7 माइनस क्या आ जाएगा 2q बराबर क्या आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 7 प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस के 5 बराबर माइनस के 2q उधर जाएगा तो प्लस के 2q हो जाएगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 2 क्यूब। अगर मैं यहाँ से क्यूब निकालूं तो क्यूब बराबर हो जाएगा 2 बटे 2 और कट के आ जाएगा क्यू बराबर 1। तो देखिए p बराबर भी 1 आ गया, q बराबर भी 1 आ गया। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए x और y की। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि p यहाँ p तथा q का मान उठाकर समीकरण पहला तथा दूसरा में रखने पर, ठीक है। p तथा q का मान समीकरण पहला और दूसरा में रखने पर, तो चलिए इसको हटाते हैं, नीचे लिखेंगे यहाँ पे कि p तथा q का मान, लिखेंगे p तथा q का मान, p तथा q का मान समीकरण पहला तथा दूसरा में रखने पर, समीकरण पहला में तथा समीकरण दूसरा में तथा समीकरण दूसरा में रखने पर तो समीकरण पहला क्या था, यहाँ पे समीकरण पहला था 1 बटे के समीकरण एक था यहाँ पे 1 बटे y बराबर यहाँ पे p था, ये समीकरण एक था। समीकरण दूसरा था 1 बटे x बराबर के q, ये समीकरण दूसरा था, ठीक है। तो सिंपल रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे के y बराबर p का वैल्यू कितना आया है 1, और इधर हो जाएगा 1 बटे के x बराबर q का वैल्यू भी कितना आया है 1। इसके कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो आप 1 मान लो। तो y को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा y बराबर 1 को गुणा 1 में करोगे तो 1, और इधर x गुणा 1 में करोगे तो x बराबर 1 को गुणा 1 में करोगे तो 1। तो y बराबर 1 x बराबर 1, यह होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि यहाँ मैं दिखा भी देता हूं, यह प्रश्न था कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म बदल कर हल कीजिए। ये हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोगों को इसको लगाना है, जो कि पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो आई होप आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए ये प्रश्न जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल एग्जाम में आता है। समझ लीजिए कि ये वाला प्रश्न जो है हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते नहीं इसको छोड़ के चले आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको समीकरण दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 12 बराबर 0, और पूछा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप
मूल ज्ञात कर लीजिए, फिर उनका व्युत्क्रम कर लीजिए, फिर उनका योग ज्ञात कर लीजिए, सिंपल। तो देखिए किस प्रकार लगाएंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सूत्र एक सिंपल होता है कि मूलों का योगफल कैसे निकलता है। मान लेते हैं एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है, तो अगर मूलों का योगफल अगर मैं निकालूं तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, यही मेन फॉर्मूला होता है। जब भी मूलों का योगफल पूछे तो आप हमेशा यही फॉर्मूला लगाएं, माइनस यक्स का गुणांक और बटे में आप लोगों का हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। इससे आप लोगों का मूलों का योगफल तुरंत आप लोगों का निकल जाएगा, ठीक है। और एक होता है मूलों का गुणनफल, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे अचर पद, अचर पद और बटे में होता है आप लोगों का यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले दिया कि समीकरण इतना के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। सबसे पहले हम लोग मूलों का योगफल निकाल देते हैं। तो माइनस लगेगा, इस फार्मूले में है। यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक मतलब कि माइनस के साथ, यक्स का गुणांक क्या है, माइनस के साथ है। तो यक्स का गुणांक लिख देंगे माइनस के साथ और बटे में यक्स स्क्वायर गुणांक, यक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, तो एक हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7, नीचे तो आप लोगों का एक छिपा रहता है, मतलब मूलों का योगफल कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। मूलों का गुणनफल की बात करें, मूलों का गुणनफल होता है अचर पद, अचर पद मतलब यहाँ पे 12 जो है अचर पद है, तो यहाँ 12 ले लेंगे। और यक्स स्क्वायर गुणांक, यक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लेंगे, तो 12/1 का मतलब कि 12। तब देखिए दोनों का मूल हमको मालूम चल गया, एक मूल आ गया हमारे पास 7 और एक मूल आ गया हमारे पास 12। अब इन्हीं के व्युत्क्रमों का योगफल हमको चाहिए, ठीक है। तो एक मूल को हमने माना था क्या यहाँ पे अल्फा और एक मूल को हमने माना था बीटा। तो अगर अल्फा का व्युत्क्रम करूंगा तो हो जाएगा 1 बटे के अल्फा और इसका व्युत्क्रम करूंगा तो हो जाएगा 1 बटे के बीटा, और दोनों का योगफल हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल बच गया आपका बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल बच गया अल्फा। तो देखिए आया है आपका अल्फा प्लस बीटा, चाहे बीटा प्लस अल्फा कहिए चाहे अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल। और अल्फा प्लस बीटा अभी निकला हमारे पास कितना, 7, तो हो जाएगा 7 और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अभी कितना है 12, तो हो जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/12। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार इसको लगाएंगे। देखिए हर साल एग्जाम में आता है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आप इसको लगा पाओगे, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए यह प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग स्टार ही स्टार बना लो, क्योंकि हर साल एग्जाम में यह प्रश्न आता है, ठीक है। और इस बार भी 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको लगाने की प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, 2-3 बार 4 बार, जितनी बार प्रैक्टिस हो सके उतनी बार इसको दोहरा के ही आप लोग जाना एग्जाम में। देखिए प्रश्न यह है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जो है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापिस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है, मतलब पूरा समय लगता है 4 घंटा 30 मिनट। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, ठीक है, भारी कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको पूछा है कि धारा की चाल, पहले धारा की चाल ही आप मान लो, तो लिखोगे कि माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, क्योंकि चाल हमको मालूम नहीं है, वही चाल हमसे पूछा है, जो चीज मालूम नहीं होता उसी को मानना पड़ता है, ठीक है। तो माना धारा की चाल मान लेते हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं ताकि अच्छा दिखे आप लोगों को। माना धारा की चाल मान लेते हैं एक्स किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा है, यह आप लोगों का धारा की चाल हो गया, ठीक है। इसके बाद इसलिए देखिए हमको बोला है कि नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल का मतलब कि जिधर धारा बह रही है अगर उधर ही नाव ही बहे तो उन लोगों की चाल कितनी होगी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा में नाव की चाल,
क्योंकि दो कंडीशन है ना, क्योंकि एक बार जिधर धारा बह रही उधर नाव जा रहा है, एक बार विपरीत दिशा में आ रहा है। तो पहले हम निकालेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी वो चाल दोनों जुड़ जाएगी, 15 प्लस क्या हो जाएगा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आप सोचोगे ऐसा कैसा, तो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए दो कंडीशन है, इधर आप लोगों का धारा बह रहा है, ठीक है, इधर आप लोगों का धारा बह रहा है, ठीक है, धारा इधर बह रहा है, और उधर ही आप लोगों का नाव भी बह रहा है। तो जिधर धारा बह रही उधर नाव ही बहेगा, तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो धारा की चाल हमारे था x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल था हमारे पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों जुट के हो जाएगा 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो धारा की दिशा में नाव की चाल हुआ। ठीक है, अब हम लोग धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, कि धारा इधर बह रही है और नाव उधर आ रहा है, तब चाल क्या होगा। तो लिखेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। तो चलिए देखते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो नाव की चाल घट जाएगी, क्योंकि देखिए यहां पे धारा इधर बह रही है, ठीक है, धारा आपका इधर बह रहा है और नाव आपका इधर से आ रही है, तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 15 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चालें घट जाती हैं जब विपरीत दिशा में चलता है। तो चालें दोनों निकल गई। अब यहां पे दिया है कि जाने में 30 घंटा समय, जाने में 30 किलोमीटर जाता है, उधर से भी 30 किलोमीटर वापस आता है, 4 घंटे 30 मिनट पूरा समय लगता है उसको। तो लिखेंगे यहां पे कि लिखेंगे कि नाव 30 किलोमीटर, नाव 30 किलोमीटर के 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाकर नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाकर वापस धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चलकर 4 घंटे समय लग रहा है ना उसको, 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, 30 मिनट का समय लेती है। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है, मैं ये लिखा क्यों हूं, कह रहा है कि नाव जो है वो 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, फिर वापस 30 किलोमीटर वापस आ रही है, तो उसको टोटल 4 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है यहां समझेंगे हम लोग। तो यहां पे इतना आपने लिख लिया, लिखिए फॉर्मूला होता है आप लोगों का कि चाल बराबर दूरी बटा समय, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा के समय, यह फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर मैं समय निकालूं कि समय हमें टोटल दिया है, तो समय बराबर हो जाएगा आप लोगों का दूरी बटे के चाल। ठीक है, अब यहां से हम लोग यहां पे फॉर्मूले पे रखेंगे, कैसे देखिए। तो यहां पे हो जाएगा आप लोगों का समय टोटल लग रहा था कितना, 4 घंटा और प्लस के 30 मिनट, यह समय लग रहा है। दूरी यहां पे दोनों दूरी चल रही है, एक दूरी तो 30 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में। तो यहां पे 30 बटे हो जाएगा विपरीत दिशा में, मतलब कि 15 माइनस के यक्स, और प्लस फिर 30 किलोमीटर जा रही है, फिर 30 किलोमीटर वापस आ रही है धारा के दिशा में। तो धारा की दिशा में आ रही है, तो उस समय चाल क्या थी इसकी, 15 प्लस के यक्स थी। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर 4 घंटा 30 मिनट उसको समय लग रहा है। इस प्रकार हम लोग समीकरण बना देंगे। तो देखिए सेम वही तो काम किया हूं कि 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, अब 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में आने में लगा समय, यह
टोटल मिला के कितना 4 घंटा 30 मिनट उसको समय लगा है। अब इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो ये मिनट है, इसको भी घंटा में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 4 घंटा प्लस इसमें 60 का भाग दे देंगे तो ये भी आपका मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 30 से कम 30, 30 दूनी के 60 और 2 चौको 8 1 9, ये हो जाएगा आपका 9/2 बराबर 30/15 माइनस के एक्स और प्लस ये हो जाएगा 30/15 प्लस के एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, या आपका 9/2 बराबर यहाँ से 30 आप कॉमन ले लो, 30 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा आपका 1/15 माइनस के एक्स और प्लस यहाँ बच जाएगा 1/15 प्लस के एक्स, यह बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना बच जाएगा 15 माइनस एक्स एक कोष्टक में और एक कोष्टक में हो जाएगा 15 प्लस के एक्स। तो देखिए 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कैंसिल, 15 प्लस एक्स को गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा 15 प्लस के एक्स, बीच में आप प्लस लगा दो, 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कैंसिल, 15 माइनस एक्स को गुणा 1 में करोगे तो 15 माइनस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाहर तो आप लोगों का 30 है, इधर आपका 9/2 है। ठीक है, अब देखिए कैसे हल करेंगे यहाँ पे, तो सिंपल हल करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 9/2 बराबर इधर तो आपका 30, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 15 15 मिलकर हो जाएगा 30 बटे में ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना बच जाएगा। इसके बाद अगर होल करें तो हो जाएगा 9/2 बराबर, इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा पूरा का पूरा 900 और बटे 15 का 225 होता है, एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर होता है। इससे अगर कटा दे तो 9 से कट जाएगा कितना बार में 100 बार में, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 का गुणा इसमें करोगे तो उतना ही 225 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर इसका गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, तो हो जाएगा 225 प्लस 200 इधर आएगा तो माइनस के 200 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस के एक्स स्क्वायर, 225 में से 200 जाएगा तो बचेगा 25 बराबर के एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालते हो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 25 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस के 5। तो एक्स का वैल्यू प्लस लेंगे क्योंकि चाल हमेशा धनात्मक होती है, तो एक्स बराबर लेंगे हम लोग 5, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो नाव की चाल हो जाएगा। नाव की चाल कह रहा हूं, धारा की चाल पूछा था ना हम लोगों ने, धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, एग्जाम में 100% ये एग्जाम में प्रश्न आएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।